भाग 11 इश्क की दीवानगी। रुद्र के वहां से चले जाने के बाद मीरा हैरान सी एक मूर्ति की तरह खड़ी हुई थी। रुद्र की कही बातें उसके कानों में गूंज रही थी। तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। फोन की आवाज सुनकर मीरा अपने सेंस में वापस आ जाती है और फोन की स्क्रीन को देखती है। उस पर होटल स्टाफ के मेंबर का फोन था, इसलिए मीरा जल्दी से फोन पिक कर लेती है। आप परेशान मत होइए, मैं बस कुछ ही देर में वहां आ रही हूँ। फोन की दूसरी तरफ वाले इंसान की बात सुनकर मीरा बोलती है। फिर मीरा फोन कट करके तेजी से पार्टी हॉल की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही रुद्र पार्टी में वापस आ जाता है, उसे वहां देखकर आलिया जल्दी से रुद्र के पास आ जाती है। रुद्राक्ष, आप बिना बताए कहां चले गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आलिया अपने दांतों को दिखाकर ओवर स्वीटनेस की दुकान बनते हुए रुद्र से कहती है। रुद्र आगे कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसे पार्टी हॉल में मेन दरवाजे से मीरा अंदर आती हुई दिखाई देती है। मीरा उसी तरफ से आ रही थी। उसे देखते ही रुद्र के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। मुझे ना बहुत प्यास लगी थी, रुद्र ने अपने होठों पर उंगली से छूते हुए मीरा को देखते हुए कहा। मीरा जब वहां से क्रॉस होती है तो वो रुद्र की कही हुई बात सुन लेती है, क्योंकि रुद्र ने जानबूझकर उसे सुनाने के लिए ये बात थोड़ी तेज आवाज में बोली थी। मीरा उसकी तरफ जलती हुई निगाहों से देखती है। उसे रुद्र पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त वो मजबूर थी। वो रुद्र को ना तो कुछ कह सकती थी और ना ही उसके सामने कुछ कर सकती थी। इसीलिए माहौल और समय की मजबूरी को देखकर मीरा अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वहां से निकल जाती है। इधर आलिया, जो रुद्र का जवाब सुनकर थोड़ी कंफ्यूज सी हो गई थी, क्योंकि रुद्र ने जो कुछ भी कहा उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वो बेवकूफ की तरह रुद्र को देख रही थी। रुद्राक्ष, अगर आपको प्यास लगी थी तो आप बाहर क्यों गए थे? पानी तो यही था ना? आलिया हैरानी से कहती है। नथिंग, लीव, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। रुद्र रिलैक्स होते हुए कहता है। रुद्र के कहने पर आलिया को बहुत रिलैक्स फील होता है, क्योंकि आलिया बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि रुद्र उसके अलावा किसी भी लड़की की ओर देखे या उससे बात भी करे। रुद्र और आलिया दोनों अपने बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन आलिया बातें कम और उसे तार ज्यादा रही थी। उसको बस रुद्र के करीब रहने का बहाना चाहिए था, जो उसे मिल गया था। वो एक पल के लिए भी रुद्र से दूर नहीं रहना चाहती थी। किसी अरेंजमेंट में कुछ गड़बड़ होने की वजह से एक स्टाफ मेंबर ने मीरा को फोन करके बुलाया था। सभी बहुत परेशान थे। मीरा ने वहां पहुंचकर सबकी मदद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब मीरा बहुत ज्यादा थक चुकी थी। पूरे दिन इतना काम, भाग दौड़ और ऊपर से सबसे बड़ी परेशानी द ग्रेट रुद्राक्ष सिंह राठौर, जो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। एक बार तो मीरा होटल के काम और भाग दौड़ से नहीं थकती, लेकिन उस रुद्र से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। और कुछ देर पहले रुद्र ने जो बातें कही उसे सुनकर मीरा तो लगभग सांसें लेना भी भूल गई थी। मीरा को बहुत गुस्सा आ रहा था। रुद्र ने उसे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ रखी थी। ये मीरा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मीरा एक आखिरी बार पार्टी हॉल में जाकर सब कुछ अच्छे से चेक करने का सोचती है, और फिर उसके बाद मीरा एक मिनट के लिए भी वहां नहीं रुकना चाहती थी, क्योंकि अब वो एक पल के लिए भी रुद्र का सामना नहीं करना चाहती थी। मीरा जैसे ही हॉल में आती है तो अनजाने में ही उसकी नजर सीधा रुद्र की नजरों से जा मिलती है। मीरा को देखते ही रुद्र तो हमेशा की तरह उसमें खो सा जाता है, लेकिन रुद्र को देखते ही मीरा को कुछ देर पहले रुद्र का उसे किस करना और उसकी सारी कही हुई बातें एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगती है। ये सब सोचते ही मीरा तुरंत पीछे की ओर पलटकर वहां से जाने लगती है कि अचानक उसके सामने से आते हुए जय से टक्कर हो जाती है। मीरा नीचे गिरने ही वाली होती है कि जय उसकी कमर और हाथ को मजबूती से पकड़कर उसे संभाल लेता है। मीरा को लगता है कि आज उसे बहुत चोट लगने वाली है, लेकिन अपने आप को सही सलामत महसूस कर मीरा की सांस में सांस आती है, वरना उसे लगा था आज तो उसकी हड्डी पसली गई। थैंक यू जय, तुमने आज बचा लिया, वरना अब तक तो मेरा चेहरे का नक्शा ही बदल चुका होता। मीरा सही तरीके से खड़े होते हुए कहती है। तुम दोनों सहेलियों को क्या गिरते पड़ते रहने की आदत है, या फिर इसके अलावा तुम दोनों को कुछ काम और आता ही नहीं है? हमेशा से सोनू ही गिरती पड़ती रहती है और आज तुम भी मीरा। जय जानबूझकर मीरा को छेड़ते हुए कहता है। जय, मेरी सोनू के बारे में कुछ मत कहना, वरना तुम यहाँ गिरते पड़ते नजर आओगे, समझे ना? मीरा उसे हल्के हाथ से मारते हुए झूठा गुस्सा करते हुए कहती है। जो हुकुम सोनू की बॉडीगार्ड साहिबा। जय कहते हुए हंसता है तो मीरा भी हंस देती है। मीरा और जय दोनों हंसते हुए बातें करने लगते हैं। तभी मीरा को किसी नजरों की तपिश खुद पर महसूस होती है। मीरा पीछे मुड़कर देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे मारिच और तारका के खानदान का सबसे बड़ा शैतान आज यहाँ साक्षात प्रकट हो गया है। मीरा देखती है रुद्र लाल आंखों वाले शैतान की तरह उसे घूर रहा था। मीरा का तो दिल ही बैठ जाता है। जय ने जब मीरा की कमर और हाथ को छुआ तो ये देखकर रुद्र की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसे बिल्कुल भी जय और मीरा का इतने पास होना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और मीरा वो बिना आसपास देखे जैसे हंस कर बातें कर रही थी। रुद्र इस वक्त जय और मीरा को ऐसे देख रहा था जैसे शेर अपने शिकार को देखता है और बस किसी भी पल वो अपना शिकार करने ही वाला हो। रुद्र को इतने गुस्से में देखकर मीरा की हालत खराब होने लगती है। उसे रुद्र की कही हुई बात याद आ जाती है। अगर आज के बाद तुम्हारे आसपास और कोई भी लड़का दिखाई दिया ना, तो वो दिन उसका इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। ये सोचते ही मीरा तुरंत ही जय से दूर खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो जय के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकती थी। मीरा इतना तो जान चुकी थी कि रुद्र बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। जय, मुझे जाना है, बहुत लेट हो रहा है। सोनू मेरा इंतजार कर रही होगी, तुम यहाँ सब कुछ संभाल लेना, और सुनो, जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लेना, ठीक है? मीरा एक ही सांस में सब कुछ बोल देती है। ये बोलकर वो वहां से 9-2-11 हो जाती है। जैसे अगर वो एक पल भी यहाँ और खड़ी रही तो रुद्र उसे अपनी नजरों से ही जलाकर राख कर देगा। पागल है ये दोनों। मीरा के ऐसे हड़बड़ाहट में जाते हुए देखकर जय हंसते हुए कहता है और वो अपना काम करने में लग जाता है। मीरा के जाने के बाद रुद्र गुस्से में जय को देखता है। बेचारा जय, उसे तो पता भी नहीं था कि वो बिना किसी वजह के रुद्र की नजरों में आ चुका था। रोहित, रोहित! रुद्र गुस्से से रोहित को आवाज देता है। उसके पीछे खड़ा रोहित भी उसे ऐसे गुस्से में देखकर डर के कांप जाता है। यस सर, यस सर। रोहित डरते हुए बोलता है। मुझे इस लड़के की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जल्दी से जल्दी। रुद्र गुस्से में जय की तरफ देखते हुए बोलता है। ओके सर, रोहित ने कहा। रोहित को जय की सारी इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए बोलकर रुद्र गुस्से में तेजी से चलते हुए पार्टी से बाहर चला जाता है। पता नहीं किसने अपनी मौत को दावत देने के लिए सर को इतना गुस्सा दिला दिया है। एक तो वैसे ही रौद्र देव शांत कहाँ रहते हैं, अब पता नहीं किसने इतना ज्यादा भड़का दिया है। हे महादेव, कोई तो भेज दो जो इन्हें शांत रख सके, और तब जाकर मैं चैन की सांस ले पाऊंगा। रोहित परेशान सा होता हुआ अपने काम पर लग जाता है। इधर मीरा तेजी से चलते हुए लिफ्ट की ओर चली जाती है। वहां पहुंचकर अपनी चलती तेज सांसों पर काबू पाने की वो कोशिश करने लग जाती है। वो लिफ्ट के बटन को प्रेस करती है और लिफ्ट ओपन कर मीरा जल्दी से लिफ्ट के अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर जाती है तो लिफ्ट का दरवाजा बंद होते हुए अचानक से रुक जाता है, क्योंकि जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला होता है तभी लिफ्ट के दोनों दरवाजों के बीच एक पैर आकर उसे रोक लेता है। मीरा हैरानी से उस पैर की ओर देखती है और फिर अपनी नजरें ऊपर की ओर कर सामने देखती है। उसके सामने साक्षात शैतान का रूप लिए रुद्र खड़ा था, जो सिर्फ उसे ही घूर रहा था। रुद्र को वहां देखकर मीरा डर जाती है। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। इससे पहले कि मीरा कुछ कर पाती, उससे पहले रुद्र तेजी से लिफ्ट के अंदर आ जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 12 इश्क की दीवानगी। मीरा हैरानी से उस पैर की ओर देखती है और फिर अपनी नजरें ऊपर की ओर करके सामने देखती है। उसके सामने साक्षात शैतान का रूप लिए हुए रुद्र खड़ा था, जो सिर्फ उसे ही घूर रहा था।
रुद्र को वहां देखकर मीरा डर जाती है। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। इससे पहले कि मीरा कुछ कर पाती, उससे पहले रुद्र तेजी से लिफ्ट के अंदर आ जाता है। रुद्र के लिफ्ट के अंदर आने के बाद लिफ्ट बंद हो जाती है। रुद्र जलती हुई आंखों से मीरा को देख रहा था। उसको इतने गुस्से में देखकर मीरा का इस वक्त डर से बुरा हाल हो गया था। उसे नहीं पता था कि यह शैतान उसके साथ अब क्या करने वाला है। अचानक से रुद्र आगे की ओर बढ़ता है और मीरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। उसके ऐसा करते ही मीरा घबरा जाती है। रुद्र उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और उसकी कमर को रगड़कर साफ करने लगता है, जहां पर उसने गिरने से बचाते वक्त जय ने उसकी कमर को छुआ था। रुद्र को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि किसी और लड़के ने मीरा को छुआ भी कैसे। उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। मीरा उसकी इस हरकत से सहम सी जाती है। रुद्र के हाथ उसकी खुली कमर पर तेजी से चल रहे थे। वो मीरा की कमर को ऐसे छू रहा था जैसे किसी ने उसका बेहद ही प्यारा सामान गंदा कर दिया हो। रुद्र अपनी मीरा के ऊपर से जय की छुअन को साफ कर रहा था। अब मीरा को दर्द होने लगा था, लेकिन रुद्र बहुत गुस्से में था और मीरा के हाथ को रगड़कर साफ करने लगता है। वो बस मीरा की कमर और हाथों पर से जय का टच मिटा देना चाहता था। मिस्टर राठौर, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, मीरा चिल्लाते हुए कहती है। मीरा के चिल्लाने पर रुद्र होश में आता है। उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रहा था। अपनी जलन में वो इतना अंधा हो गया था कि वो मीरा को दर्द पहुंचा रहा था। जब वो मीरा की कमर को देखता है जो लगभग लाल हो चुकी थी, उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। उसे मीरा के लिए बुरा लगता है। रुद्र उसको अपनी पकड़ से आजाद कर देना चाहता था और फिर वो उसे आजाद कर देता है। आपकी परेशानी क्या है? आप हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? आखिर आप हमसे चाहते क्या है? मीरा गुस्से में उसको दूर करते हुए कहती है। रुद्र, जिसे इस वक्त मीरा के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन उसकी बातें सुनकर रुद्र को गुस्सा आ जाता है। अब उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है। ये लड़की उस लड़के के साथ तो बहुत हंसकर बातें कर रही थी, लेकिन जब भी मेरे साथ होती है, या तो हमेशा गुस्से में रहेगी या सिर्फ चिल्लाएगी। रुद्र अपने मन में गुस्से में कहता है। रुद्र तुरंत ही लिफ्ट का स्टॉप बटन दबा देता है, जिससे लिफ्ट रुक जाती है और वो मीरा का हाथ पकड़कर उसे लिफ्ट की दीवार से लगा लेता है। मीरा उसकी हरकत से बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। तुम्हें जानना है ना कि मैं क्या चाहता हूँ? तो सुनो, मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हें छूने का, तुम्हें देखने का हक सिर्फ मेरा है, समझी? या और कुछ जानना चाहती हूँ? ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और ये बात जितनी जल्दी हो सके तुम अपने दिमाग में बिठा लो। रुद्र उसके बहुत नजदीक आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है और मीरा एक पल को उसकी आंखों में देखती ही रह जाती है। और मैंने कहा था ना कि तुम्हारे आसपास मुझे कोई और लड़का नजर नहीं आना चाहिए, वरना उसके लिए अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। अब जो कुछ भी उस लड़के के साथ होगा ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, सिर्फ तुम। रुद्र बेहद गुस्से में बोलता है। मीरा उसकी लाल हुई आंखों में देखकर बहुत डर जाती है और उसे जय की बहुत चिंता होने लगती है। उसे पता था कि जय की कोई गलती नहीं है। वो जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ अनजाने में हुआ था। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अभी जो भी गलती, मतलब जो भी हुआ वो गलती से हुआ, उसमें जय की कोई गलती नहीं थी। प्लीज आप जय के साथ कुछ नहीं करेंगे। आप चाहते हैं इसलिए मैं जय से दूर रहूंगी, पर आप प्लीज उसे कुछ मत कीजिएगा। आप उसे कुछ भी नहीं करेंगे। मीरा घबराते हुए कहती है। मीरा को घबराते हुए देखकर रुद्र को अच्छा नहीं लगता है, फिर भी उसे जय से दूर करने के लिए रुद्र को ये सब करना जरूरी था। तुम उससे दूर रहो, इसी में उस लड़के का फायदा है, रुद्र बोलकर उसके माथे पर किस कर देता है और लिफ्ट का प्ले बटन दबा देता है। रुद्र अभी भी मीरा से अलग नहीं हुआ था। उसे मीरा की खूबसूरती और उसके कांपते होंठ उसे हद से ज्यादा करने के लिए उकसा रहे थे। मीरा जब रुद्र को अपने आप को इस तरह देखते हुए पाती है तो उसकी धड़कन रुक सी जाती है। इससे पहले रुद्र आगे और कुछ करने की गुस्ताखी करता, उससे पहले ही लिफ्ट अपने फ्लोर पर आकर रुक जाती है और मीरा तेजी से रुद्र को पीछे की ओर धक्का देकर लिफ्ट से बाहर निकल जाती है। उसकी इस जल्दबाजी में की गई हरकत से रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। पता नहीं क्यों मीरा, जब भी तुम्हें देखता हूं मन करता है बस तुम्हें देखते ही रहूं। मैंने ऐसा आज तक किसी और लड़की के लिए महसूस नहीं किया। ये फीलिंग्स बहुत अलग है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, रुद्र अपने मन में कहता है। सुबह का वक्त, बनारस एयरपोर्ट। चॉपर सुबह बनारस एयरपोर्ट पर पहुंचती है। दादी और काव्या चॉपर से बाहर निकलते हैं। उनके बाहर आते ही जल्दी ही सारे बॉडीगार्ड्स उन्हें चारों तरफ से कवर करने के लिए कार तक जाते हैं। दादी और काव्या कार में बैठ जाती है और कार होटल सनशाइन के लिए निकल जाती है। दादी, हम भाई से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन हमें ना डर भी बहुत लग रहा है। भाई हमें बहुत डांटेंगे दादी, हम उन्हें बिना बताए यहाँ जो आ गए हैं। काव्या घबराते हुए कहती है। काव्या, आप बिना वजह इतनी परेशान हो रही हैं, हम है ना, इसलिए आप बिल्कुल भी मत डरिए। दादी उसे शांत करते हुए कहती है। आई होप सो दादी। काव्या अपनी फिंगर क्रॉस करते हुए कहती है। रुद्र बेटा, हम आपके पास आ रहे हैं और इस बार आपकी शादी कराकर यहाँ से वापस जाएंगे। दादी अपने मन में कहती है। सुबह का वक्त, होटल। मीरा आज बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि आज फाइनली आशीष वापस आ रहा था और अब वो इस जिम्मेदारी से रिहा होकर अपने घर जा सकती थी। लेकिन मीरा इसलिए भी बहुत खुश हो रही थी क्योंकि अभी तक उसे सुबह से उस शैतान सिंह राठौर का चेहरा देखने जो नहीं मिला था। मीरा खुश होते हुए जा रही थी कि तभी उसके सामने से आती हुई सोनू दिखती है। सोनू को देखकर मीरा और भी ज्यादा खुश हो जाती है। क्या बात है मैडम, आज बहुत खुश हो? सोनू उसे खुश होकर देखकर बोलती है। हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि आज आशीष भाई आ जाएंगे और फिर मैं इस जिम्मेदारी से आजाद हो जाऊंगी। बस मैं अपना काम करूंगी यार, बस मैं अपना काम करूंगी। मीरा खुश होते हुए कहती है। चल अच्छा है, कम से कम अब मुझे कुछ अच्छा खाने को तो मिलेगा। अपने हाथ का बनाया हुआ खाना खा खा के मेरे पाचन तंत्र का संतुलन हिल गया यार। अब तो मुझे अच्छा खाना बना के खिलाना। सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा। जी बिल्कुल माय लॉर्ड। मीरा बात को सुनकर हंसते हुए कहती है। मीरा और सोनू दोनों अपने अपने काम के लिए चली जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अगले एपिसोड्स 12 AM पर फ्री मिलेंगे, लेकिन अगर इंतजार नहीं करना तो सिर्फ ₹149 में प्रीमियम लेकर